वेल हाय गाइस, 4 अक्टूबर 2024 को आईआरसीसी ने पीजीडब्ल्यूपी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। और अगर फ्यूचर में आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन चेंजेस के चलते हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ना मिले। और ऑलरेडी अगर आप कनाडा के अंदर स्टूडेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट कनाडा के अंदर ही हैं, तो ये चेंजेस आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चेंजेस के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो। अब सबसे पहले जो चेंज है वो तो ऑलरेडी सबको पता ही है, थोड़े दिन पहले ही अनाउंसमेंट हो गई। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि 1 नवंबर 2024 के बाद अगर आप कनाडा के अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करते हो, तो आपको अपनी लैंग्वेज एलिजिबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा। पहले स्टडी वीज़ा या पीआर के लिए ही आईएलटीएस करना होता था, लेकिन अभी आपको पीजीडब्ल्यूपी के लिए भी करना होगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर आप कॉलेज से पढ़ाई करते हो तो आपको मिनिमम CLB 5 स्कोर करना होगा, और अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो तो आप मिनिमम CLB 7 स्कोर करना ही होगा। अब इससे रिलेटेड दो कन्फ्यूजन थी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को। सबसे पहले कन्फ्यूजन तो ये थी कि अगर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर कोई डिप्लोमा कर रहा हूँ या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हूँ, उस केस में मेरे को कितना स्कोर करना होगा। तब भी आपको CLB 7 स्कोर करना ही होगा। दूसरी कन्फ्यूजन ये थी कि कौन कौन से एग्ज़ाम हम दे सकते हैं अपनी लैंग्वेज एलिजिबिलिटी को प्रूव करने के लिए। तो आईआरसीसी ने ये भी अपडेट कर दिया कि इंग्लिश के लिए आप 3 लैंग्वेज एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट वन इज पीटी, देन सेल्पिप और आईएलटीएस। और फ्रेंच अगर आप लोग प्रूव करना चाहते हो तो उस केस में आप TEF या TCF का एग्ज़ाम दे सकते हैं। CLB 5 और CLB 7 का क्या मतलब होता है वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। बाकी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। जो अगला चैलेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो बेसिकली कनेडियन गवर्नमेंट ने 5 कैटेगरीज बताई हैं: हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टेम और एग्रीकल्चर। तो बेसिकली 1 नवंबर 2024 के बाद या फिर उस दिन अगर आप अपना कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो, तो आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है वो इन 5 कैटेगरीज के अंडर फॉल करना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, मतलब आप एलिजिबल भी नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 नवंबर 2024 के बाद आप अपना कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हो, तो मेक श्योर आपको जो कोर्स है वो इन 5 कैटेगरीज के अंदर फॉल करना ही चाहिए। जो ये 5 कैटेगरीज हैं ये कनाडा के लॉन्ग टर्म शॉर्टेज में आती हैं। इस रूल के अंदर एक एक्सेप्शन जरूर रखी है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कोई बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं या फिर मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या फिर PhD करते हो, तो आप किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी में अपनी पढ़ाई करो, कोर्स करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ज़रूर मिलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करते हो या फिर कॉलेज के अंदर कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करते हो, तो उस केस में आपका जो कोर्स है, आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है, वो इन 5 कैटेगरीज के अंदर ज़रूर फॉल करनी चाहिए अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेना चाहते हो तो। अब जो लोग ऑलरेडी कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करने वाले हैं, या फिर आपका ऑफर लेटर आ गया है, स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, या फिर ऑलरेडी स्टडी वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कैटेगरी बन जाती है उनकी स्टेज के हिसाब से। तो मैं वीडियो में आगे उनकी बात करने वाली हूँ। लेकिन अभी बात करते हैं कि जो भी आपका कोर्स है, चाहे आप कनाडा के अंदर हो या फिर फ्यूचर में आने वाले हो, जो भी आपने अपना कोर्स सिलेक्ट किया है, तो वो कोर्स आईआरसीसी की इन अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग इन 5 कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है या नहीं करता है, ये पता करने के लिए सीधा कंप्यूटर के अंदर चलते हैं। तो सिंपली करना क्या है, गूगल पर सर्च करना है CIP 2021। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे, जो लिंक आएगा स्टैटिस्टिक्स कनाडा का, तो ये पेज खुल जाएगा। इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको PDF CIP 2021 वर्जन 1.0 मिलेगा। इस पे क्लिक करो तो ये PDF खुल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो इस PDF के अंदर कनाडा के अंदर जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उनका एक CIP कोड दिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को कनाडा में डेटा साइंस पढ़ना है, तो मैं सर्च करूँगी, Ctrl+F करके डेटा साइंस फिल कर दूँगी। डेटा साइंस सर्च करूँगी तो यहाँ पर डेटा साइंस की कोड आपको शो हो जाएगी। अब आप देखो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और एक नया पेज खुल जाएगा। तो ये वाला पेज खोल के
आपके आगे आ जाएंगे चेंजेस टू PGWP एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसको आप ढंग से पढ़ सकते हो अपना टाइम लेकर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पर जो ये टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है इस पर आपको अपना CIP डालना है। इसका मतलब अपने कोर्स का CIP डालना है। तो यहाँ पर डाटा साइंस इस टेबल के अंदर है। इसका मतलब ये है कि डाटा साइंस इन 5 कैटेगरीज़ के अंदर फॉल करता है, तो PGWP मिलेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक और कोर्स चेक कर लेते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस। तो जब हमने सर्च करा इंटरनेशनल बिजनेस तो ये आ गया इसका CIP 52.11। इसको कॉपी करो और हम चले गए अपने पेज पर और वहाँ पर ये कोड पेस्ट कर देते हैं। तो अब वो टेबल में शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर कोर्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको PGWP नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कोर्स है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका कोड है 11.1002। अब इसको कॉपी करके सर्च कर लेते हैं तो आप देखोगे कि ये स्टेम कैटेगरी में आ रहा है, मतलब PGWP की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप अपने कोर्स को इस PDF के अंदर सर्च कर सकते हो, CIP का पता कर सकते हो, फिर इस लिंक पर जाकर टेबल में सर्च करो। अगर आपको वो लिंक के अकॉर्डिंग शो होता है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अगर आप कनाडा के अंदर अपनी ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो या फिर फ्यूचर में पढ़ने के लिए आने वाले हो या फिर प्लानिंग चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली आप इन 6 कैटेगरीज में से किसी में फॉल करोगे, तो आपको भी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। सो क्विकली चेक करते हैं इन क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। सबसे पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हैं जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर हो और 1 नवंबर 2024 से पहले आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई कर दोगे। तो ये सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं होता है, ना ही आपको अपनी लैंग्वेज एलिजिबिलिटी प्रूव करने की ज़रूरत है PGWP के लिए। और जो भी आप कोर्स लेकर आए थे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाएगा अगर रिमेनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप पूरे कर लेते हैं तो। पर यहाँ ये क्लियर करना चाहूँगी कि फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है कि अगर आपने बेकार सा कोई कोर्स लिया है तो जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट का तो आपको पता ही है। साथ के साथ PR के जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो। दूसरी कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो कनाडा के अंदर, लेकिन आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट 1 नवंबर 2024 के बाद अप्लाई करोगे। तो उस केस में आप सब स्टूडेंट्स को अपनी लैंग्वेज एलिजिबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, लेकिन कोर्स आपका जो भी था इंटरनेशनल बिजनेस, डाटा साइंस या फिर बिजनेस से रिलेटेड भी, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा इफ़ यू फुलफिल योर लैंग्वेज एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट कैटेगरी में वो सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो अभी कनाडा नहीं पहुंचे हैं, अपनी होम कंट्री में ही है, लेकिन आपके सारे के सारे काम हो गए हैं, मतलब आपको ऑफर लेटर आ गया है या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज की आपकी फ़ीस आपने पे कर दी है, कॉलेज फाइनलाइज हो चुका है, राइट, और आपने अपना स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर दिया है 1 नवंबर 2024 से पहले। अब बस आप अप्रूवल की वेट कर रहे हो या फिर अप्रूवल भी आ चुका है। उस केस में आपके ऊपर सिर्फ लैंग्वेज एलिजिबिलिटी वाला रूल एप्लीकेबल होता है, मतलब फ्यूचर में 1 साल या फिर 2 साल बाद जो भी आपका कोर्स है, ड्यूरेशन जब उसकी पूरी होगी, तो फ्यूचर में आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करोगे तो आपको अपना CLB 5 या फिर CLB 7 स्कोर करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कॉलेज से पढ़ाई की है या फिर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अब जो 4th कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स फॉल करेंगे उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इन सारे चेंजेस की वजह से। तो बेसिकली वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी फ़िलहाल अपनी होम कंट्री में हैं, कनाडा में नहीं है, लेकिन इनको ऑफर लेटर आ चुका है, प्रोबेबली इन्होंने अपनी फ़ी भी डिपॉजिट करवा दिया है, उनका जो कोर्स है वो इन 5 कैटेगरीज के अंदर फॉल नहीं कर रहा है और अभी फ़िलहाल उन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, तो 1 नवंबर 2024 से पहले अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दो, ताकि जो भी आपका कोर्स है उस पर PGWP मिल जाए, या फिर अपना कोर्स आप चेंज करा लो। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर कोर्स की कोई खास वैल्यू नहीं है, प्रोबेबली फ्यूचर में जॉब भी नहीं मिलेगी, फिर दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी अभी प्लानिंग चल रही थी, कोई ऑफर लेटर नहीं, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी भी वो सिर्फ सोच रहे थे कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए। उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा और सोच लो, ढंग से रिसर्च करो, ढंग से कोर्सेज लेकर आओ। पिछले कुछ महीनों से जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, मैं एक ही चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती आ रही हूँ कि आप कनाडा में बहुत ही अच्छे कोर्सेज लेकर जाओ, ताकि वहाँ पर आप अपना फ्यूचर बना सको। अगर बेकार कोर्सेज लेकर कनाडा चले जाओगे
तो इन फ्यूचर आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, फिर आपके लिए ही दिक्कत होगी। सो यू हैव इनफ टाइम, तो ढंग से अपनी प्लानिंग और रिसर्च करो। लेकिन हाँ, आपके ऊपर ये दोनों रूल्स लागू होंगे फ्यूचर में। अब अगली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की आती है जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो 1 साल का कोर्स लेकर आए थे और उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है या फिर होने वाला है, लेकिन 1 नवंबर 2024 के बाद वो अपना दूसरा कोर्स लेंगे या फिर वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो आईआरसीसी ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स अभी बनाए तो नहीं है और कुछ स्पेसिफिकेशन बताई भी नहीं है, पर मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि अपनी सेफ साइड पर रहो, अपना दूसरा कोर्स वो सिलेक्ट करो जो इन 5 कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है, ताकि कोई आपको दिक्कत ना आए अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को अप्लाई करने में इन फ्यूचर। ऑब्वियस सी बात है कि आप 1 नवंबर 2024 के बाद अपना PGWP अप्लाई करोगे, क्योंकि अभी तो एक और कोर्स करना है, तो लैंग्वेज एलिजिबिलिटी तो प्रूव करनी ही होगी। सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहूँगी जिनको भी अभी अपनी लैंग्वेज एबिलिटी प्रूव करनी है, सीरियस होकर ढंग से अपनी IELTS या फिर PT या फिर सेल्फिप का एग्ज़ाम अच्छे से दें, ताकि फ्यूचर में जब आप अपने PR अप्लाई करोगे तो ये सेम स्कोर आप यूज़ कर पाओ। ऐसा ना हो कि दोबारा से अपना आपने IELTS का एग्ज़ाम या फिर PT का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि PR के लिए कई बार अगर एग्ज़ाम में आपके नंबर कम है तो पॉइंट्स ही नहीं बनते हैं। अब फटाफट से बात कर लेते हैं चेंजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में कोई बहुत ही मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा कि इन 966 कोर्सेज़ में से कोई भी कोर्सेज़ लेके आओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी या टेंशन नहीं होगी या सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। सारे कोर्सेज़ में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो बस नाम के कोर्सेज़ होते हैं, उसमें कुछ खास पढ़ाई वगैरह नहीं होती है। कॉलेजेस भी इन कोर्सेज़ में अपना खर्चा बचाने के लिए कंसल्टेंट्स को कह देते हैं कि यही कोर्सेज़ आप स्टूडेंट्स को बोलो लेने के लिए, उन्हें पुश करो, लेकिन आपको अपनी रिसर्च करने के बाद ही अपने कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। PR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 5 कैटेगरीज हैं, ये एक्सप्रेस एंट्री में अलग कैटेगरीज हैं। जनरल से इनके लिए जो CRS कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम आती है, तो PR पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अब आपको कम स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी इन कैटेगरीज के कोर्सेज को लेकर आएंगे, मतलब इन 966 कैटेगरीज में आएंगे, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कोशिश करो कि यही कैटेगरीज में अपना कोर्स लेकर आओ। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हो। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर जो चेंजेस हुए हैं उनसे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग। बाय।